हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी के टॉपिक औद्योगिक समाज में परिवर्तन तथा विकास इन इंग्लिश चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 10 अंक का ये परीक्षा में आएगा और एक बहुत ही आसान चैप्टर है। तो वीडियो को अंत तक देखें। 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको पूरे चैप्टर को डिटेल से समझाया जाएगा। साथ में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को समझाया जाएगा कि उत्तर कैसे लिखना है। तो अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं औद्योगिक समाज। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, औद्योगिक समाज क्या होता है। एक ऐसा समाज जहाँ पे उद्योग धंधे हों। उद्योग धंधे आपने प्रीवियस वीडियो में देखें, उससे पहले चैप्टर में देखें। तो उद्योग धंधे यानी कि जहाँ पे मशीनों से काम होता हो। हाथ से काम तो कुटीर उद्योग हो गया, लेकिन उद्योगीकरण या उद्योग बड़े बड़े होते हैं वहाँ मशीनों से काम होता है। ठीक है। तो जैसे ही हम साधारण भाषा में आपको समझाते हैं, बस ध्यान से इस पॉइंट को समझते जाओ। आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। कोई प्रश्न आ जाए इस औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ, आप उसका उत्तर सरलता से लिख सकते हैं। तो एक ऐसी धारणा है जिसमें मशीनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो औद्योगिकरण सीधे तौर पे मशीनों से जुड़ा है, यानी उत्पादन के लिए जब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उसे औद्योगिकरण की संज्ञा दी जाती है। बड़े बड़े उद्योगों में आधुनिक मशीनों तथा श्रम के विभाजन की सहायता से कार्य किया जाता है। हर एक श्रमिक छोटा सा पुर्जा बनाता है तथा वह मुख्य उत्पाद को देख तक नहीं पाता। यानी कि जैसे गाड़ी बनानी है तो गाड़ी ये नहीं कि एक बंदा गाड़ी बना रहा है, एक बंदा टायर के लिए रखा गया है, एक बंदा इंजन के पार्ट के लिए, यानी टुकड़े टुकड़े में काम होता है, टुकड़े टुकड़े में, और जो मेन होता है उसको असेंबल करता है। कुल मिला के जो बड़े उद्योग होते हैं, एक काम कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि पूरा माल कैसे बनेगा, क्योंकि उसको केवल अपने ही पार्ट के बारे में पता होता है। तो हर श्रमिक एक छोटा कार्य करता है, बहुत सारे श्रमिक लगे होते हैं। जब श्रमिक छोटे छोटे कार्य करते हैं तो कार्य जल्दी होता है। अगर एक श्रमिक को एक कार बनाने दें तो शायद 1 हफ्ता लगाएगा, लेकिन आपको पता होगा मारुति सुजुकी हर 2 मिनट में 2 कार बनाती है। कैसे बनाती है? इतने वर्कर हैं, हर वर्कर काम फिक्स कर रखा है कि भाई तू टायर असेंबल करेगा, तू गियर असेंबल करेगा। तो इसलिए तो याद हो जाएगा आपको कि एक ऐसी धारणा जिसमें मशीनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े बड़े उद्योगों में आधुनिक मशीनों और श्रम के विभाजन, श्रम मतलब मेहनत के विभाजन की सहायता से कार्य किया जाता है। हर एक श्रमिक एक छोटा सा पुर्जा बनाता है तथा मुख्य उत्पाद को देख नहीं पाता। इस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण से जोड़ सकते हैं। और साधारण शब्दों में कोई पूछे तो औद्योगिकरण का अर्थ है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करना मशीनों की सहायता से। मशीनों की सहायता से बड़ी मात्रा में उत्पादन करना, मशीनों की सहायता से बड़ी मात्रा में उत्पादन। ये आप लिख सकते हो। किसका है बेटा? ये औद्योगिकरण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कुछ विचारक हैं यानी सोशोलॉजिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम ने शहरीकरण जैसे उद्योगों के साथ सामाजिक सुविधाओं की संख्या को जोड़ा है कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है सामाजिक सुविधाएं भी आपको मिलती जाती हैं। तो इससे बेटा क्या होता है कि आमने सामने के संबंध नुकसान, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। भाई औद्योगिकरण के फ़ायदे क्या हैं? आपको चीज़ें बेहतर मिल पाती हैं, अच्छी चीज़ें मिल पाती हैं, ऑप्शन होते हैं आपके पास। नुकसान तो आपको पता है दिल्ली में कितना प्रदूषण है। तो आमने सामने के संबंधों में नुकसान होता है। औद्योगिकरण में श्रम का एक विस्तृत विभाजन तो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है कि औद्योगिकरण बेटा ये नहीं कि एक ही व्यक्ति सारे काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। औद्योगिकरण में काम का बंटवारा होता है, यानी श्रम का विभाजन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो औद्योगिकरण में क्या देखने को मिलता है बेटा? श्रम का विभाजन, यानी मजदूरी का विभाजन मिलता है देखने को। तो याद रखना, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग हो गया बेटा, और श्रम का विभाजन। तो ये औद्योगिकरण का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव की संज्ञा दी है। अलगाव क्या होता है बेटा? अलग रहना। समझेंगे इस टॉपिक से। जब लोग काम का आनंद नहीं लेते हैं और इसे कुछ ऐसा देखते हैं कि उन्हें केवल जीवित रहने के लिए कुछ करना पड़ता है, और यहाँ तक कि जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि तकनीक में किसी भी मानव श्रम के लिए जगह है या नहीं। यानी अलगाव की स्थिति औद्योगिकरण में क्या होता है बेटा कि लोग अपने इंटरेस्ट से काम नहीं करते, मजबूरी में करना पड़ता है कि भाई काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलाएंगे। तो ये भी आएगा कि औद्योगिकरण से अलगाव की स्थिति आ जाती है।
तो पॉइंट आपको याद हो रहे होंगे साथ साथ। आमने सामने के संबंधों को नुकसान, विस्तृत विभाजन श्रम का, और एक पॉइंट हो गया कि लोग अलगाव की स्थिति में आ जाते हैं, यानी लोग दिल से काम नहीं करते, केवल जीविका के लिए कार्य करते हैं। औद्योगिकरण कुछ क्षेत्रों में अधिक समानता की ओर ले जाता है, जैसे अब हर गांव कस्बों में सड़कें बन गई, ट्रेन आ गई, तो औद्योगिकरण में कुछ समानता भी आती हैं। उदाहरण के लिए ट्रेनों, बसों, साइबर कैफ़े में जातिगत अंतर, तो संबंधों में समानता। अब इस पॉइंट को मैं एक बार ध्यान समझेंगे कि औद्योगिकरण क्या है। एक बेटा एक ऐसी धारणा है जिसमें मशीनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, और यहाँ पे श्रम का विभाजन देखा जाता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, आमने सामने के संबंधों का नुकसान होता है, श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है, लोगों में अलगाव की स्थिति आ जाती है, यानी केवल वो जीविका के लिए कार्य करते हैं, ना कि आनंद के लिए। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि समानता आती है, सामाजिक क्षेत्र में समानता। सामाजिक क्षेत्र में कैसे कि भेदभाव कम। भाई एक फैक्ट्री में सभी धर्मों के लोग काम कर रहे हैं तो सामाजिक भेदभाव कम होता है, ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिकरण, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण समाज की छवि मतलब कैसे इमेज हमें भारत की पता है कि औद्योगिकरण के मामले में भारत की कैसी इमेज है। वर्तमान समाज औद्योगिक समाज है, क्या है, वर्तमान समाज औद्योगिक समाज है, तथा औद्योगिकरण के इस युग में सामाजिक परिवर्तन की गति भी काफ़ी तीव्र हो गई है, क्योंकि विकास की गति तेज़ी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आज उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की गति काफ़ी तीव्र है। भारत में औद्योगिकरण की गति काफ़ी तीव्र है, करण की गति काफ़ी तेज है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इजीली। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण आपस में संबंध है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया जहाँ तीव्र होती है वहाँ नगरीकरण भी। भाई जंगल में कोई नहीं रहता, जहाँ फैक्ट्री है, काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बच जाएंगे। तो एक तरीके से औद्योगिकरण से नगरीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। तीसरा पॉइंट, भारत में औद्योगिकरण का अनुभव कई मायनों में विकसित देशों से अलग है। क्यों? विकसित देशों में क्या होता है बेटा, विकसित देशों में अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र, आपको पता है कार्य के 3 क्षेत्र थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में था बेटा कृषि, सेकंड में विनिर्माण, थर्ड में डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सेवा क्षेत्र। तो विकसित देशों में अधिकांश लोग सेवा क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, और इसके बाद उद्योग और 10% से कम कृषि में, यानी केवल 10% खेती करते हैं बाहर के देशों में, विकसित देशों में। और भारत जैसे विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र कृषि और खनन में 60%, द्वितीयक में 17%, और तृतीय यानी सेवा क्षेत्र में केवल 23% लोग ही शामिल हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की गति अन्य विकसित देशों से अलग है, तीव्र हो रही है, नगरीकरण हो रहा है, लेकिन भारत में जो विकसित देशों की तुलना है तो इतनी तेज़ गति से नहीं हो रहा। चौथा, औद्योगिकरण से एक नुकसान भी है बेटा, क्या? विकसित और विकासशील देशों में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा अंतर, ठीक है। विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या भाग का नियमित किस्म के औपचारिक रोजगारों में लगा होता है, यानी मोस्टली डेवलप कंट्री में सब ऐसे वर्क करते हैं जिसमें एनुअल इनकम आए, यानी डेली मतलब मंथली इनकम उनको मिलती रहे, उनका काम कभी ये बंद ना हो। लेकिन इंडियन में 50% से अधिक लोग स्वरोजगार चलाते हैं या उनमें काम करते हैं, केवल 7.3% लोग नियमित रोजगार यानी कि डेली वेजेस, डेली सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट नौकरी, इनमें काम करते हैं, और 38.6 अनियमित रोजगार, आज काम मिल गया कल नहीं मिलेगा। तो ये अंतर आप पढ़ सकते हैं। देखो, जब भी भारत में रोजगार के बारे में पूछे, औद्योगिकरण के बारे में पूछे, 1 नंबर 1 कि भारत में औद्योगिकरण की गति अभी कुछ सालों में बहुत तीव्र हो गई है, महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे दूसरा, औद्योगिकरण से नगरीकरण में वृद्धि हुई है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, भारत में औद्योगिकरण विकसित देशों के मायनों में कुछ अलग है, और चौथा पॉइंट कि विकसित और विकासशील देशों में जो रोजगार की नियुक्ति है, कर्मचारियों की संख्या, उसमें अंतर है। मिल गया आपको। पांचवा, संगठित और औपचारिक क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे आपको मंथली इनकम मिलती है, आपको संडे की छुट्टियाँ मिलती हैं, उसे बोलते हैं संगठित या औपचारिक क्षेत्र। तो भारत में संगठित क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं। कितने परसेंट बोला बेटा? केवल 7.3% लोग। संगठित औपचारिक क्षेत्र की इकाइयों में 10 से अधिक लोग पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त करते हैं, यानी जिस कंपनी में 10 से अधिक लोग पूरे साल भर रोजगार प्राप्त करते हैं उसे संगठित या औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर बता रहा हूँ। संगठित क्षेत्र में 10 से अधिक लोग काम करते हैं और पूरे साल भर उनको क्या मिलता है? काम मिलता है।
सरकार के पास ये रजिस्टर होते हैं, यानी संस्थाएं तो सरकारी होंगी या सरकार से मान्यता प्राप्त होंगी। लाभ के साथ नौकरियां सुरक्षित है, यानी कि कभी भी नौकरी से हटा देंगे आपको, एक रिटायरमेंट की एज फिक्स होती है, उसके बाद ही आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। भर्ती पारदर्शी है, ऑनलाइन पेपर होते हैं आजकल। तो शिकायतों निवारण के लिए तंत्र, यानी कि अगर किसी मजदूर या किसी कर्मचारी की कोई शिकायत हो तो उसका निपटारा भी किया जाता है। तो संगठित के ये फायदे हैं। अब असंगठित के बारे में लिखना है बेटा, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। कैसे? देखो, इकाइयों को सरकार के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कर्मचारियों को उचित वेतन पेंशन लाभ नहीं मिल पाता। ये मान लो कि प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट जॉब, तो दोनों में अंतर लिख दोगे तब भी आपको 4 या जितने नंबर का आएगा 4 या 6 का पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। नौकरियां सुरक्षित नहीं होती, किसमें? असंगठित में। तो आई थिंक भारत का भी आपको याद हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक है भारत के प्रारंभिक वर्षों में, स्टार्टिंग में औद्योगिकरण, यानी कि आज़ादी के बाद से भारत में जो औद्योगिकरण की स्थिति रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 1948 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के साथ ही भारत में औद्योगिक नीति के विकास, यानी जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई उसमें भी उद्योगों को महत्व दिया गया। विभिन्न नीतिगत प्रस्तावों में भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति इन बुनियादी झुकाव को दोहराया गया। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को 1956 के औद्योगिक नीति में, तो आपको पता होगा पहले पंचवर्षीय योजना 1950-51 में बनी थी, 55-56 के लिए। उसके बाद दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक। तो दूसरी में औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। पहले में खाली कृषि को महत्व दिया गया था, लेकिन कृषि भी तो उद्योग से जुड़ा हुआ है, कामकाज मिल रहा है। तो 1948 में औद्योगिक नीति पास की गई और धीरे धीरे इसका विकास शुरू किया गया, लिख सकते हैं हम। और भारत ने औद्योगिक नीति में क्या क्या किया? रुई, जूट, रेलवे, कोयला खाने भारत के प्रथम उद्योग थे। मेन महत्वपूर्ण पॉइंट कि आज स्टार्टिंग में, शुरुआत में भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग थे? तो रुई, जूट, रेलवे, कोयला, कपड़े, रेलवे और ऊर्जा। स्वतंत्रता के बाद भारत के परिवहन, संचार, ठीक है, और ऊर्जा, खान आदि को महत्व दिया गया। उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव हुआ टेक्नोलॉजी को, एनर्जी को और खानों को, यानी खान मतलब वो कारखानों को महत्व दिया गया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। आपको पता होगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हैं, इंडिया में समान महत्व है इनका। और इससे पहले जो आपके उद्योग रूप से मुख्य क्षेत्र से वो मद्रास, मुंबई, कोलकाता जैसे बंदरगाहों पे। क्यों? क्योंकि पानी की सहायता से ही व्यापार किया जाता था। परंतु आज़ादी के बाद बड़े बड़े शहर, बड़ौदा आ गया, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पुणे, फरीदाबाद, राजकोट ऐसे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये क्षेत्र फेमस थे, स्टार्टिंग के बाद ये क्षेत्र फेमस हो गए। और शुरू में केवल इन महत्वपूर्ण उद्योगों को महत्व दिया जाता था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है। तो ये स्टार्टिंग में भारत की औद्योगिक नीति के बारे में बोल दिया। 3 पॉइंट याद रहेंगे। क्या क्या याद रहेंगे? कि स्टार्टिंग में रुई, जूट, रेलवे, कोयला खानों को महत्व दिया गया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इससे पहले उद्योग मुख्य रूप से मद्रास, मुंबई, कोलकाता जैसे बंदरगाहों पर ही सीमित थे। फिर 90s में, यानी उदारीकरण और भारतीय उद्योग में परिवर्तन। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी इंडिया ने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG याद होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसको अपनाया गया था। तो 1990 से सरकार ने उदारीकरण यानी ढील देने की नीति को अपनाया। दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि क्षेत्रों में पहले एयर इंडिया ये कंपनी थी, फिर किंगफिशर आई और बहुत सारी एयरलाइंस आई। यानी कि संचार में, टेक्नोलॉजी में पहले BSNL था, आपको पता होगा, या MTNL था, अब एयरटेल, वोडाफोन सब आ गए। तो 1990 के बाद दूर संचार में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, नागरिक उड्डयन में, यानी कि एविएशन में आदि क्षेत्रों में निजी कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत सी भारतीय कंपनियों को विदेशों ने खरीद लिया है, तो कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। इसके कारण आमदनी की असमानताएं बढ़ी हैं, बड़े उद्योग सुरक्षित, रोजगार कम हो रहे हैं, किसान तथा आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो इसके नुकसान भी है बेटा। जैसे जैसे देश में औद्योगिकरण बढ़ा वैसे वैसे जो गरीब लोग थे उनका विस्थापन शुरू हो गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई कि यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम देश के काम आएगा, ये कहकर। विनिवेश, इन्वेस्टमेंट, हिंदी में विनिवेश, अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब अब तक आपको पता होगा, नहीं होगा तो बता रहा हूँ कि सरकार यानी कोई इंसान अपना पैसा कहीं और लगाता ताकि आगे जाके उसको और पैसा मिले, है ना, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो वो इन्वेस्टमेंट है, ज़मीन खरीद ली इन्वेस्टमेंट है। यानी आज की जो मुद्रा है उसके बदले आपको फ्यूचर में थोड़ी ज़्यादा मुद्रा मिलना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इससे सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा रहता है। जैसे अब मोदी जी ने बहुत सारी कंपनियां बेच दी हैं,
तो क्या है वो, तो विनिवेश का मतलब जब सरकारी गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में बेच रही है। अच्छा, लोग काम कैसे पाते हैं बेटा, कैसे पता चला आपको यहाँ पे नौकरी है? अखबार से, फ़ोन से, यार दोस्तों से। तो यही है कि लोग काम किस तरह पाते हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहा हूँ, आपने समझ लिया अभी कि विनिवेश क्या होता है, उदारीकरण से क्या परिवर्तन हुए, अब लोग किस तरह काम पाते हैं। रोजगारों के विज्ञापन द्वारा बहुत कम लोग रोजगार पाते हैं। क्यों? अखबार सबके घर में कहाँ आता है बेटा, जबकि निजी संपर्कों और स्वनियोजित लोग काम के आधार पर व्यवसाय करते हैं। यानी लोग, भाई मेरा ये दोस्त मिस्त्री है, मेरा ये वो मिस्त्री है, वो फलांग निकान। तो रोजगारों के विज्ञापन द्वारा बहुत कम लोग रोजगार पाते हैं, जबकि निजी संपर्कों द्वारा लोग ज़्यादा काम मिलता है उनको। ठीक है, और कैसे काम मिलता है? एक फैक्ट्री के कामगारों को रोज़गार देने का तरीका अलग अलग होता है। कामगार ठेकेदारों से रोज़गार पाते हैं। एक बंदा होता है, वो अपने गांव से कुछ बंदे ले आता है, उनका ठेकेदार बन जाता है। ठेकेदार गांव जाता है, काम चाहने वाले को इसके बारे में पूछता है, उन्हें कुछ पैसा उधार भी देता है, और जिसे अग्रिम दिहाड़ी कहते हैं, शुरुआत में दिहाड़ी देना, जब तक उधार नहीं चुक जाता बिना पैसे काम करना पड़ता है। तो ये तरीका भी है। तो काम पाने के कुछ तरीके हैं। एक तो विज्ञापन द्वारा काम पा सकते हो बेटा, निजी संपर्कों से काम पा सकते हो, ठेकेदारों की मदद से काम पा सकते हो, और कार्यकारिणी यूनियन दोनों ही, यानी जो यूनियन बनी होती है मजदूरों का संघ या कुछ भी, वो अपने आदमियों को काम दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार अपने ही बच्चों को अपने बदले, जैसे रिटायरमेंट हो गया तो अपने बच्चों को ही काम पे लगा दिया, तो ये तरीका भी अपनाते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियों बदली कामगार भी होते हैं, यानी छुट्टी पर कोई मजदूर चले गए तो उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को काम दे दिया, गया तो भाड़े में जान दो। ठीक है, तो काम मिलने के तरीके हैं बेटा कि लोग किस तरह काम पाते हैं, लिख लोगे। विज्ञापन द्वारा, संपर्कों द्वारा, ठेकेदारों, ठीक है, यूनियन द्वारा, और बदली कामगार द्वारा। तो बदली कामगार क्या होते हैं बेटा? क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया है कि बहुत सी फैक्ट्रियों में बदली कामगार भी होते हैं, जो कि छुट्टी पर गए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। उन्हें सबके समान स्थायी पर सुरक्षा नहीं दी जाती। ठेकेदारी व्यवस्था क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो सुन लो ध्यान से इस बात को। निर्माण स्थल या ईंटों पर काम करने वालों के लिए आकस्मिक श्रम की भर्ती में उपयोग किया जाता है, यानी ठेका। जैसे कि भाई इस घर को आपको इतने पैसे में बनाना है, आप चाहे वो 2 दिन बनाए चाहे 200 दिन में बनाए, उसकी इच्छा। तो ठेकेदारी व्यवस्था होता है कि निर्माण स्थल यानी घर, मकान, दुकान, जो भी आप, पुल हो गया, सरकारी सड़क होगी, और ईंटों पर काम करने के लिए आकस्मिक, एकदम से अचानक जो श्रम की यानी मजदूरों की भर्ती में उपयोग करते हैं, उसे ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। ठेकेदार गांव में जाकर पूछता है कि काम चाहिए, ठेकेदार उन्हें किराया थोड़ा पैसा देता है जिससे कि वो आके काम कर सकें। उधार दिए गए पैसे को अग्रिम वेतन के रूप में माना जाता है। श्रमिक तब तक मजदूरी के बिना काम करता तब तक वो चुकाया नहीं जाता। काम चाहिए, बोलेंगे हाँ चाहिए, तो दिल्ली आ जाना, काम देंगे। अब दिल्ली कैसे आए? दिल्ली के लिए तो 500 रुपये लगेंगे, तो ठेकेदार से 500 रुपये उधार लेते हैं वो। तो 500 रुपये के बदले वो पहले वो काम करते हैं, जब तक 500 रुपये पूरे हो जाए, फिर उनके बाद उनको दिहाड़ी मिलना शुरू हो जाती है। इसे ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। है ना आसान? बहुत आसान है बेटा। पूर्व में खेतिहर मजदूरों को उनकी जमींदार कर्ज में बांध करते थे। स्टार्टिंग में जो जमींदार लोग थे वो जानबूझ के फंसाकर उनको कर्ज में बांध दिया करते थे। वे अनुबंध को तोड़ सकते थे और एक नियुक्ता ढूंढ सकते थे, यानी जमींदार कभी भी अनुबंध तोड़ सकता है, लेकिन जो मजदूर है वो नहीं तोड़ सकता। कभी कभी पूरे परिवार पलायन कर जाते हैं, यानी पूरा परिवार ही गाँव छोड़ जाता है और बच्चे अपने माता पिता की हेल्प करते हैं काम करने में। अच्छा, काम किस तरीके से करते हैं? अब तो आपको मिल गया कि ठेकेदारी व्यवस्था क्या है और काम मिलता कैसे है। अगला टॉपिक है बेटा कि काम कैसे करते कैसे हैं बेटा। तो मैनेजर कामगारों को नियंत्रित करके अधिक काम कराते हैं, यानी हर कंपनी में एचआर होता है, ह्यूमन रिक्रूटमेंट या भर्ती करने वाला ठेकेदार। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके होते हैं बेटा, नोट करना। या तो काम के घंटे बढ़ा दो या निर्धारित समय में वस्तु ज़्यादा उत्पादन करनी है, यानी कि मुझे 8 घंटे 500 कपड़े चाहिए तो भाई करने पड़ेंगे उसको, या 500 कपड़े चाहिए मुझे, चाहे तो 8 घंटे लगा चाहे 10 घंटे लगा। बात वही है, कान यहाँ से पकड़ो कान वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। तो 2 विधियाँ हैं काम को करवाने के लिए। मैनेजर क्या करते हैं? अधिक काम करवाने के लिए ट्रिक खेलते हैं। या तो काम के घंटे में वृद्धि कर देंगे या निर्धारित समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, टेलरिज्म कहते हैं इसे बेटा। उत्पादन बढ़ाने का एक और तरीका है कार्य को संगठित रूप से करना, यानी कि एक बड़े काम को करने के लिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ताकि उसको बोझ भी फील ना हो। अगर एक बंदा ज़्यादा काम करेगा तो थक जाएगा, तो उसका काम फिक्स कर दिया, भाई तू छल्ले बनाएगा, तो पहिए बनाएगा, तो ये स्टीयरिंग बनाएगा, ये सब। जैसे अमेरिकन फेडरिक विंस्लो टेलर ने एक कंसेप्ट दिया है, इसे टेलरिज्म कहते हैं। यानी कि टेलर जैसे क्या करता है, पहले कपड़े काटता है, एक काटने वाला होता है, एक सिलने वाला होता है, एक उसको प्रेस करने वाला होता है, वैसे ही उत्पादन बढ़ाने का तरीका है टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियर। तो किसने कंसेप्ट दिया?
फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने इसे वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से इस व्यवस्था का आविष्कार किया। इस व्यवस्था में क्या होता है बेटा, स्टॉप वॉच की सहायता से छोटे छोटे पुर्जों को तोड़कर काम घरों में बांटना, यानी छोटे छोटे काम को बांट दिया जाता है। कार्य को समय के साथ पूरा करना, कार्य को तेज करने के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग करना होता है। जैसे एक बंदा यहाँ बैठा, एक बंदा यहाँ बैठा, एक बंदा यहाँ बैठा, एक बंदा ये काम करेगा तो ये करेगा, ये करेगा तो ये करेगा, तो किसी का भी हाथ नहीं रुकता, फटाफट ये करता रहता है। तो इसको रुकने का टाइम नहीं मिलेगा, इसको रुकने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसको रुकने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं असेंबली लाइन का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है बेटा, कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट के साथ गति करनी पड़ती है। यानी एक मशीन होती है कि मशीन में पुर्जा डालेंगे, अगर पुर्जा नहीं डालेंगे तो आपकी दिहाड़ी कटेगी। तो सबको लाइन से बिठा देते हैं, सब अपना अपना काम करके फटाफट मशीन में पुर्जे डालते हैं। तो इस व्यवस्था को वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं, अमेरिकी व्यक्ति ने दिया है। इसको स्टॉप वॉच भी कहते हैं, यानी सहायता से छोटे छोटे पुर्जों को तोड़कर काम घरों में बांटना, कार्य को समय के साथ पूरा करने के लिए, तेज करने के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग करना, करने की गति को कन्वेयर बेल्ट के साथ गति रखना आदि। कारखाने में सभी कार्य ब्रह्म स्रोतों से करवाते हैं, बाह्य स्रोतों, सॉरी बेटा। इस प्रकार कंपनी को सस्ता पड़ता है, यानी कि काम बांट दिया, अगर एक काम एक बंदा करेगा तो ज़्यादा पैसे लेगा, काम को बांट देंगे, मजदूरी कम करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि अधिक मशीनों वालों में कैसा शोषण होता है, कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीन की गति से काम करना होता है। जैसे मारुति गति से काम करना होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड प्रत्येक 1 मिनट में 2 कारें, यानी 2 मिनट में 2 कारें बन गई, सॉरी 2 मिनट में 4 कारें, हर मिनट में 2 कारें बनती है मारुति में। तो हर कर्मचारी को 40 साल तक काम करना होता है, यानी 40 साल की उम्र तक। तो इतना वो थक जाता है, इतना मतलब पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन थक जाता है कि बाद में काम नहीं कर पाता, और टेंशन भी, तनाव भी। तो अधिक मशीन वालों में क्या क्या नुकसान होता है बेटा, तनाव आता है एक तो बेटा, तनाव, थकावट ज़्यादा होती है, ठीक है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, ये लिख सकते हो आप। ये तो आप बिना पढ़े भी लिखाओगे पेपर में। अगला है सॉफ्टवेयर आईटी क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षित होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में काम करने वाले पढ़े लिखे होते हैं। उनका कार्य भी टेलरिज्म लेबर प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। टेलरिज्म मतलब जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हो, एक कस्टमर केयर होता है, एक ठीक करने वाला होता है, एक बताने वाला होता है। तो यही आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी कहते हैं इसे बेटा। समय की चाकरी किसे कहते हैं कि उनका कार्य टेलरिज्म लेबर प्रक्रिया के अनुरूप होता है। औसतन 10 से 12 घंटे कार्य दिवस, रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है। जैसे नाइट आउट, यानी रात भर काम करने वाले को नाइट आउट कहते हैं, और पूरे घंटे फिक्स होते हैं कि 12 घंटे या 10 घंटे काम करना ही करना है। समय की चाकरी कहते हैं, समय के अनुसार ही तनख्वाह मिलती है। चाहे वो शिफ्ट क्या होती है बेटा, सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, 2 से लेकर 10 बजे तक, और 10 से 6 बजे तक। ये 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। इसे समय की चाकरी भी कह सकते हैं। जब उनकी परियोजनाओं की अंतिम सीमा आती है तो लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की, जब भी एंडिंग डे आता है, मंथ का क्लोजिंग डे आता है, तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एक 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर को श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा दिन भी काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है। ऑफिस में देर तक रुक जाते हैं, या तो साथियों के दबाव कारण होता है, या अधिकारियों को दिखाने के लिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है बड़े बड़े उद्योगों में। तो समय के अनुसार ज़्यादा काम करना पड़ता है, दोस्तों दिखाने के चक्कर में ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, सैलरी के लिए काम करना पड़ता है। नुकसान क्या है बेटा, संयुक्त परिवार लुप्त हो गए हैं, ये महत्वपूर्ण नुकसान है कि भाई सिंगल फैमिली रह गई है। अब कोयला में जो काम करते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है बेटा, उनके बारे में पढ़ लें, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। देखो चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की कगार पे है। तो उद्योगों में कार्य करने की अवस्थाएं शोषण से भरपूर होती हैं, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। परीक्षा में आएगा उद्योगों के फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, अधिक माल मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है, ये सब अच्छा माल मिलता है, और कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को मजदूरी मिलती है, रोज़गार मिलता है, गरीबी कम होती है, और नुकसान तो भरपूर बता ही दिया आपको मैंने। 2 ही प्रश्न आ सकते हैं, दोनों को लिख सकते हो आप। खदान एक्ट 1952 में मजदूरों के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट किया गया है। कोयले की खानों में काम करने के नियम बनाए गए हैं, परंतु ठेकेदार इसका पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लालच होता है। दुर्घटना हो जाने पर या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कोई भी लाभ आदि की जिम्मेदारी से साफ बच जाते हैं, जबकि रूल है कि अगर कोई मर जाता है तो उसको इतनी पैसे देने होते हैं, लेकिन ठेकेदार नहीं देता ये। इसके अतिरिक्त वह अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं निभाते। जैसे खनन का काम पूरा हो जाने पर खानों के गड्ढे ही छोड़ देते हैं। जैसे आजकल दिल्ली में गड्ढा खोदा, भूल गए, उसमें इंसान गिर रहा है, मच्छर गिर रहे हैं, जो भी गिर रहा है। कोयला खानों में अधिक खतरा होता है बेटा। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर, भूमिगत अंडरग्राउंड खदानों में श्रमिकों को बाढ़, आग, छतों, पक्षियों का गिरना, गैसों और
वेंटिलेशन विफलता के कारण बहुत खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि कोयला खनन में बहुत गंदी स्थिति में काम करना पड़ता है, ज़मीन के अंदर काम करना पड़ता है, उन पर छत गिरने का, गैस से बर्बाद होने का, आग लगने का खतरा बना रहता है। कई श्रमिकों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है, तपेदिक और सिलिकोसिस जैसी बीमारी हो जाती है बेटा। ज़मीनी खदानों में काम करने वाले लोग तेज़ धूप और बारिश दोनों में काम करते हैं, इसमें विस्फोटक हो सकता है, गिरने चोट भी लग सकती है। इस प्रकार भारत में खनन दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। क्यों? कोई रूल फॉलो नहीं करता, रूल रेगुलेशन जीरो है यहाँ पे इंडिया में। RRO है, RRR नहीं है। अच्छा, घरों में होने वाला कार्य बताओ। यह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेस, जरी, ब्रोकेट जैसे जो कपड़े वाले काम होते हैं वो घरों में होते हैं बेटा। पापड़ बनाना, अचार बनाना, कपड़े सिलना, कपड़ों को डिजाइन बनाना, ये पर्दे वगैरह, तो लेस हो गया कपड़ों की, जरी या ब्रोकेट, कालीन, बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, ऐसे कई उत्पाद हैं जो घरों में होते हैं। तो घरों में भी उत्पाद होते हैं, फैक्ट्रियों में भी होते हैं, खदानों में भी होते हैं, सब लिख सकते हो आप। काम मुख्य रूप से महिलाओं बच्चों द्वारा, तो कौन सा काम महिलाओं बच्चों द्वारा करते हैं? घरों में होने वाला कार्य। एक एजेंट इन्हें कच्चा माल देता है, तैयार माल ले जाता है, पैसे देता है। आपने देखा होगा आसपास आपके मोहल्ले में कुछ औरतें या बच्चे काम करते होंगे 1-2 घंटा जेब खर्ची के लिए। श्रमिकों को हर नग यानी हर वस्तु के आधार पे, यानी 10 माल बनाओगे तो आपको 5 रुपये मिलेंगे, इस तरीके से। प्रवासी मजदूर कौन होते हैं? जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों से आते हैं, या दिल्ली में बहुत सारे राज्यों से आए। तो इससे समस्याएं क्या है कि तट रेखा के साथ मछली प्रसंस्करण संयंत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की ज़्यादातर एकल युवा महिलाओं को रोजगार देते हैं। इसमें 10-12 को छोटे कमरों में, तो इनकी बहुत समस्या, जो बाहर से आते हैं उनको छोटे छोटे कमरों में रखा जाता है। नंबर 1, छोटे छोटे कमरों में रखा जाता है किनको? प्रवासी मजदूरों को। और इनको किराए पे रहना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, तनख्वाह ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इनको खुद खाना बनाना पड़ता है, होटल से खाना पड़ता है, कुछ भी लिख सकते हो बेटा आप। युवा महिलाओं को विनम्र कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। कई पुरुष अपने परिवार को गांव में छोड़कर अकेले चले जाते हैं। प्रवासियों के पास सामाजिकरण के बहुत कम समय, यानी कि केवल जिंदगी भर काम ही करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, कोई यार दोस्ती नहीं बन पाते उनके। हड़तालें एवं मजदूर संघ, फैक्ट्री और अन्य उद्योगों के एक ये लास्ट टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है कि हड़ताल क्यों करते हैं। जब किसी मजदूर या श्रमिक की कोई समस्या होती है, उसका निपटारा वो चाहते हैं, तो उसके लिए हड़ताल वगैरह करते हैं, ठीक है। हड़तालों के प्रकार क्या है? तालाबंदी, काम बंद, मशीनें ठप, ये सब। तो हड़तालें और मजदूर संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। फैक्ट्री और अन्य उद्योगों में काम करोगे संघ है। हर एक फैक्ट्री में कुछ मजदूरों का एक संघ होता है। कुछ फिल्में भी बनी हुई है इसकी, जिनमें जातिवाद, क्षेत्रीयवाद पाया जाता है। मजदूर संघ, किसी भी मिल, कारखाने, मजदूर के हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बनाए जाते हैं। सभी मजदूर इसके मेंबर होते हैं। हड़ताल, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी हड़ताल करते हैं। कभी कभी काम बुरी दशाओं के कारण, यानी बुरी कंडीशन में होने के कारण हड़ताल करनी पड़ती है। तालाबंदी, मिल मालिकों द्वारा अपने मुख्य द्वार पर ताला लगाना। तालाबंदी, प्रबंधन मालिक का गेट बंद कर देता है और श्रमिक को अंदर आने से, यानी कि जैसे कोई मालिक ने अपने मजदूरों को काम से निकाला, तालाबंदी कर देगा कि फैक्ट्री बंद होगी, जाओ यहाँ से। श्रमिकों को किसी अन्य जगह पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता। तो इसके पॉइंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5 लिख लोगे आप। 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल आज तक याद की जाती है कि 2 मांगे थी। नंबर पहली मांगे क्या थी? बेहतर मजदूरी और अपना संघ बनाने का अधिकार। तो इसके बाद संघ बनते आ रहे हैं कि 1982 में बॉम्बे टेक्सटाइल, जो कि बॉम्बे कपड़ा, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा होता है, स्ट्राइक का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर दत्ता सामंत ने। याद करना, इस क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। करीब 2 साल तक हड़ताल चली। इनकी मांगे थी बेहतर मजदूरी, अपना संघ बनाने की अधिकार। तो आपके प्रश्न यहीं एंड होते हैं। वीडियो कैसी लगी, लेकिन प्रश्नों के पढ़ते हैं। तो ये लोग किस तरह काम पाते हैं बेटा? ठीक है, तीनों। तो डी आएगा उत्तर। जो मजदूर छुट्टी में किए गए हुए पर काम करता है उन्हें क्या बोलते हैं? बदली कामगार। संगठित औपचारिक क्षेत्र है, पेंशन मिलती है, बीमा होता है, तनख्वाह मिलती है, तीनों होता है। ये कर लोगे, खतरा रहता है, ठीक है। ये तो आपको आता है। 2 मांगे थी, कौन? बेहतर मजदूरी और संघ बनाने की आज्ञा। कामगारों को अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक तो काम के घंटे बढ़ा देना, दूसरा सीमित समय में काम की मात्रा बढ़ा देना। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्रों में बेचती है। इसे क्या कहते हैं बेटा? विनिवेश कहते हैं। विनिवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेटा। डैश ने वैज्ञानिक प्रबंधन, क्या नाम उस बंदे का भी देख लेना बेटा वीडियो पीछे करके। मारुति उद्योग में हर मिनट में कितनी कारें बनती हैं? प्रत्येक कामगार 40 साल तक होने तक थक जाता है। 10-12 घंटे कार्य, दिन भर रात भर कार्य करने को क्या कहते हैं? समय की चाकरी।
समय की चाकरी, टाइम का काम किस क्षेत्र में होती है बेटा? आईटी क्षेत्र में होती है, आईटी क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, ठीक है, कंप्यूटर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में होती है समय की चाकरी, टेक्नोलॉजी में। अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। बस काम पर हड़ताल पे क्यों जाते हैं? अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी कार्य की दशा ठीक करने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए। इसलिए तालाबंदी मालिक क्या करता है? मेन गेट पर ताला लगवा देता है, मेन गेट पर ताला लगवा देता है। अंतर लिख लोगे। टेररिज्म पता है आपको कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विभिन्न प्रकार के मजदूर रख देते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए और एक बेल्ट के जरिए काम जल्दी किया जाता है। समय की चाकरी यानी दिन रात काम करना, समय की चाकरी 10-10 12-12 घंटे दिन रात काम करना समय की चाकरी। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि काम बटा होता है। विनिवेश क्या होता है? सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्रों में बेच देना। ये दिल्ली 2010-18 में पेपर में आ चुका है। हड़ताल तालाबंदी, हड़ताल मजदूर करते हैं, तालाबंदी मालिक करता है, याद रखना चीज़ को। उद्योगों में प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? कृषि और खनन, ठीक है, ये दोनों। और असंगठित क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं बेटा? सब्जी बेचना, मजदूरी करना, पेंट करना, ये सब। 40 वर्ष तक क्यों थक जाते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि उनको आवश्यकता से अधिक, मतलब क्षमता से अधिक काम लिया जाता है, उनको ठीक से समय नहीं दिया जाता, उनको तनख्वाह कम दी जाती। सारे पॉइंट लिख देना एक क्वेश्चन में। उदारीकरण के कारण कौन कौन से उद्योग प्रभावित हुए हैं? घरेलू उद्योग, ठीक है, घरेलू उद्योग प्रभावित हुए हैं। जैसे आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हो, टेलर सब एंड हो गए हैं, सफ़ेदी मशीनों से होती है तो सिंपल सफ़ेदी वाले एंड हो गए हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं, ये सब। भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या बदलाव आए? बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिकरण हुआ, लोग गांव से छोड़ के शहर में आ गए, परिवार बिखर गए, जाति प्रथा का एंड हुआ, ये सब लिख देंगे। और बहुत सारे नगरों में प्रदूषण भी आया, प्रदूषण भी ऐड कर देना बेटा, ये आप लिख लोगे आराम से। क्यों? घरों में कौन कौन से काम होते हैं बेटा? घरों में आपका बीड़ी बनाना, सिगरेट बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब लिख देंगे, क्योंकि इससे भी क्या होता है, उनको हर नग का पैसा मिलता है और बहुत अधिक मात्रा में 50% से अधिक लोग घरेलू उद्योग करते हैं बेटा। कामगारों की कई कार्य अवस्थाएँ किस प्रकार की होती हैं? बड़ी ही बेकार अवस्थाएँ होती हैं। 6 पॉइंट लिखोगे। एक तो उनको कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, अधिक घंटे तक काम करना पड़ता है, तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, सुरक्षा नहीं मिलती, उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता, ये सब लिख देंगे। उदारीकरण पर भारतीय उद्योगों का प्रभाव क्या पड़ा? सरकारी उद्योग नष्ट हो गए हैं, ठीक है, सरकारी कंपनियां खत्म हो गई हैं, लोगों का शोषण होना शुरू हो गया है, बहुउद्देशीय कंपनियां पैसा कमाने के लिए 12-12 घंटे काम करवाती हैं, सारे पॉइंट। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ये भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ो पूरा, और इसको पढ़ के आपको उत्तर देने। तो आसान है, ये भी परीक्षा में आ सकता है, देखो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आपके सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आए और आप आगे जाके बहुत अच्छे काम करें। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।